मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज होंगे। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा। बेंगलुरु में 34 साल के अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा जस्टिस इज ड्यू। साथ ही 90 मिनट का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाया। साथ ही कहा कि मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। क्या कुछ है ये पूरा मामला, उस मामले पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट आनंद शर्मा जी हैं, जो कि अनुभवी हैं और इस तरह के कई सारे मामले उनके पास आते रहते हैं। तो हम आनंद शर्मा जी से जानेंगे कि एज अ एडवोकेट आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। कितना मेंटल प्रेशर एक युवक पर होता है कि वो अपनी ज़िंदगी गंवा देता है न्याय का इंतज़ार करते करते। देखिए, दरअसल दो बातें। पहली तो ये कि कुछ महिलाएं वो होती हैं जिन पर वास्तव में क्रूरता हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य ये है कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं होती। कानून की जानकारी के अभाव में वो न्यायालय तक ही नहीं पहुंच पाती हैं, थाने तक भी नहीं जा पाती हैं, और या फिर समाज के डर से वो थाने, कोर्ट कचहरी इन सब में पड़ना नहीं चाहती। और दूसरी ओर इस प्रकार की भी महिलाएं होती हैं कि जिन पर अत्याचार भी नहीं हो रहे, परंतु वो अपने किसी महत्वाकांक्षा या किसी इच्छाओं के चलते छोटी सी बात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहती हैं और कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। तो इस प्रकार के भी बहुत मामले आए दिन देखने को मिलते हैं, और पुरुषों के पास कुछ अधिक अधिकार नहीं है हमारे कानून में। यही एक तरीके से मान लिया जाता है कि गलती पुरुष की होगी, क्योंकि हमारा जो समाज जिस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, विवाह को, तो विवाह में महिला जो है वो पुरुष के घर पे जाके रहती है, लड़की लड़के के घर में जाके रहती है। तो वहाँ पर यही हमारा जो कानून बनाने वालों का यही मानना था कि भाई महिला किसी के घर जा रही है तो फिर अत्याचार होने के जो संभावना है उसी के ऊपर ज़्यादा है। परंतु धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आए दिन ये देखने मिलता है कि महिलाओं को कानून की अत्यधिक जानकारी हो गई है, और जानकारी होना बहुत अच्छी बात है, सभी को होना भी चाहिए, परंतु कानून का दुरुपयोग करना ये बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्वयं की जान लेने तक की स्थिति में आ चुका है तो इसका यही अर्थ है कि वो बहुत अत्यधिक प्रताड़ित हुआ है। तो वो वास्तव में ये बहुत ही हो सकता है, जो लग रहा है देखने में, कि जेन्युइन ही मामला होगा। जी बिल्कुल। ये जो अतुल सुभाष का मामला है, क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया, साथ में वीडियो बनाया, इसीलिए आज ये मुद्दा पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय बन गया। लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और अच्छी बात है कि इस पर आज बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक की बात पहुंच रही है और अब इस पर जो है कानून बनाने की बात चल रही है। लेकिन ऐसा क्यों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एडवोकेट हैं, आपके पास किस तरह के मामले, इतने जो मामले हैं, कितने उनकी काउंटिंग कितनी होती है, कितने मामले ऐसे होते हैं जहां पर महिलाएं केस वापस नहीं लेना चाहती और पुरुषों को लगातार वो प्रताड़ित करना चाहती हैं? क्या आप एज ए एडवोकेट जब आप एक केस को स्टडी कर रहे होते तो आपको समझ में आ जाता है कि ये जो महिला है ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रही है? देखिए, हमारा जो काम होता है अधिवक्ता का होता है अपने पक्षकार की ओर से न्यायालय में पैरवी करने का कार्य होता है, परंतु चूंकि हमारे ऊपर एक सोशल लाइबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि जिस केस में सुलह होने की संभावना होती है हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे क्लाइंट का समझौता हो जाए और वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो। चूँकि मुकदमे बहुत लंबे लंबे समय तक के लिए चलते हैं न्यायालय में, तो हमारी यही रहता है हमारा प्रयास कि ये मामला जल्द से जल्द समाप्त हो और आउट ऑफ कोर्ट अगर सेटलमेंट हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम जब अपने क्लाइंट, एक्चुअली क्या है, अभी एक तो है ना, महिलाओं को इतना अधिक कानून का ज्ञान हो गया है कि कई महिलाएं तो हमको आकर बताती हैं कि मेरे को मेरे पति पर ये केस लगाने हैं और सास ससुर का भी नाम जरूर लिखवाना है, ननंद का, जेठानी का, देवरानी का, ये सबके जितने भी जो नाम है सबके लिखवाने हैं हमको, नाम जो भी रिश्तेदार हैं उन सबके नाम लिखवाने हैं। परंतु ये चीज़ जो है ये एक बहुत ही गलत मैसेज दे रही है समाज में, सोसाइटी में, क्योंकि आप जो है हमको आकर के ये चीज़ बता रहे हो, हम जब उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया तो वो कहती हैं किया तो ऐसा कुछ नहीं है, परंतु इनका नाम भी हमको लिखवाना है। तो इस प्रकार की अप्रोच से महिलाएं जो हैं आज की डेट में कुछ कर रही हैं, और जो ये कर रही हैं उनको तो वाकई ये कानून का दुरुपयोग कर रही हैं और बहुत ही गलत कर रही हैं।
लेकिन क्या इस तरह का कानून है कि विवाद जो है वो पति पत्नी के बीच में है, लेकिन महिला पूरे परिवार को उसमें घसीट सकती है और उनको भी उसमें सजा हो सकती है? इस तरह के कानून में केस जो कोर्ट है वो किस तरह से इसको देखिए, कोई भी है ना, कंप्लेंट तो कोई भी किसी के भी विरुद्ध कर सकता है, परंतु ये उन्होंने अपराध किया है या नहीं किया है, या उन्होंने प्रताड़ना की है या नहीं की है, यह तो एक एविडेंस का विषय होता है। परंतु लेकिन प्राइमा फेसी जब ये केस रजिस्टर्ड हो जाता है तो उनको कोर्ट में जाना ही पड़ता है और अपनी उपस्थिति देने के लिए न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और न्यायालय की प्रक्रिया को फॉलो करने में उनके जीवन के कई वर्ष बीत जाते हैं, और वो जो ड्यूरेशन होता है वो उनके लिए बहुत मानसिक प्रताड़ना वाला होता है। तो जिनके ऊपर एक्चुअली रियल अगर कुछ है कि इसने कुछ किया हुआ है, तो उस व्यक्ति को तो फिर भी उतना कोई परेशानी नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। परंतु जिसने कुछ किया ही नहीं है, कई ऐसा देखने को मिलता है कि वो लोग उनके घर में भी नहीं रहते हैं, भाई बहन या कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के अंदर भी नहीं रहते, बाहर रहते हैं, कई तो विदेश में रहते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए इंडिया आते हैं, तो उसी समय उनका कुछ ना कुछ लिंक करके उनके नाम पर भी रजिस्टर्ड करा दिया जाता है केस, प्लानिंग करके। तो इस प्रकार की भी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। जी बिल्कुल, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी नेशनल जुडिशरी डाटा ग्रिड की जो रिपोर्ट है, जो आंकड़े हैं, उसके मुताबिक भारत में 42,000 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ डाउरी के मामलों की मैं बात कर रही हूँ, कि 42,000 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो लंबित हैं। 2 लाख से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो कि पिछले 20 से 30 सालों से लंबित हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 20 साल 30 साल का वक्त क्यों? क्योंकि अगर किसी ने केस दायर किया है, किसी महिला ने या पुरुष ने, 1 या 2 साल या 3 साल उसके लिए काफ़ी नहीं है कि आपको 20 साल इस केस को खींचना पड़ता है। और कई बार वकीलों पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये जो है वकील उनको बहका रहे हैं और पैसों के चक्कर में केस को लंबा खींच रहे हैं। तो इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि वकील जो है वो क्लाइंट जो उसका चाहता है वो वही कार्य करेगा। अगर उसका क्लाइंट उपस्थित ही नहीं होगा न्यायालय में, तो फिर उसकी पेशी उसको आगे बढ़वानी पड़ेगी। और देखिए, हमारी जो कानून प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो मेन जो होता है, 2 पक्षकार होते हैं, 2 वकील होते हैं और 1 न्यायाधीश होते हैं। तो जो मामला है, न्यायाधीश भी यही चाहते हैं। पहली बात तो हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो केसेस बहुत ज़्यादा हैं। उस हिसाब से हमारी न्यायिक व्यवस्था उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है, क्योंकि उतने ज़्यादा कोर्ट्स नहीं हैं जितने ज़्यादा मैटर हैं, उस हिसाब से कोर्ट्स कम हैं। तो न्यायालय पर बहुत ज़्यादा भार है केसेस का, बहुत ज़्यादा हज़ारों केसेस पेंडिंग इसी वजह से होते हैं। और न्यायालय की भी एक सीमा, एक दिन में एक लिमिटेड ही केसेस सुन सकते हैं वो। तो नए केस भी आते हैं, पुराने केसेस को भी सुनना है उनको, और प्रक्रिया जो है इसी प्रकार से चलती रहती है। परंतु लेकिन अगर मीडिएशन का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और पक्षकार भी उस चीज़ को समझे, क्योंकि कई मामलों में देखा गया है कि लड़की 30 साल की है, आज अगर वो सेटलमेंट कर लेगी तो उसका भविष्य जो है वो फ्यूचर में कुछ दूसरा भी कर सकती है, दूसरा पार्टनर देख सकती है और अच्छा भविष्य अपना देख सकती है। परंतु एक आपस का ईगो क्लैश, और उस वजह से जो है वो 30 साल की आज जो महिला है वो 10 साल बाद जो है 40-45 साल तक भी, 15-15 साल तक भी केसेस चलते हैं उनके। और सिर्फ इसी वजह से मामले जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक चलते चलते ये 20-20, 30-30 साल का जो आप समय बता रहे हैं, तो ये समय इस ड्यूरेशन में बीतता जाता है, क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और कोर्ट बहुत कम है। जी एक सवाल अतुल सुभाष की इस सोसाइटी ने जो खड़ा किया है कि महिलाओं के लिए कई सारे कानून हैं, वो कई सारे केसेस लगा सकती हैं, प्रताड़ना का, दहेज का, वो जो है भरण पोषण भी मांग सकती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए कोई कानून है कि वो जाके जो है अपनी शिकायत दर्ज कराए और पुरुषों की भी जो है उनकी भी आवाज़ को सुना जाए? जी बिल्कुल। अब मुझे लगता है अभी जिस प्रकार से अपराधों की संख्या बढ़ रही है या केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और ख़ासतौर पे झूठे केसेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है कि अब पुरुषों के अधिकारों की भी बात होगी और पुरुषों को भी कुछ ना कुछ अधिकार दिए जाएंगे और कानून बनाया जाएगा पुरुषों के फेवर में भी। जी बिल्कुल। तो दहेज प्रताड़ना का जो कानून है वो इसलिए बनाया गया कि महिलाओं के उत्पीड़न की आवाज़ उठाई जा सके, लेकिन ये जो महिलाओं के लिए कानून बना, ये कैसे एक पुरुष की प्रताड़ना का कारण बन गया, और अतुल सुभाष की मौत इसका एक बड़ा उदाहरण आपके सामने है। और इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए, उस पूरे मामले पर हमने बात की एडवोकेट आनंद शर्मा से। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कॉमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।